हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इसके पहले आपने पढ़ा था अम्ल क्षार एवं लवण में अम्ल और क्षार के साथ जो है अभिक्रिया। अब हम आते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कह रहा है कि अम्ल और क्षार को, ठीक है, जब एक साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अभिक्रिया कराया तो हमें क्या मिला, NaCl यानी नमक और पानी मिला, यानी यह लवण और जल का निर्माण हुआ। अब हम आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनिक अभिकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो देखिए क्या होता है कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और यह दोनों एक दूसरे के गुण को मार देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा अगला है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यानी अगर कोई अम्ल है उसके साथ हम किसी धात्विक ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो जैसे कोई धात्विक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हमने लिया है, अम्ल के साथ क्या क्या अभिक्रिया कराया, यानी अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो हमें लवण मिला, क्या, तो कॉपर क्लोराइड और जल मिला। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि जब किसी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल के साथ कराते हैं तो भी लवण और जल का निर्माण होता है। किसी भी धात्विक ऑक्साइड का जो प्रवृत्ति होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, किसी भी धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। इस वजह से जब क्षार का अम्ल के साथ हम अभिक्रिया भी ऊपर बताए हैं, क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, लवण प्लस जल मिलता है। अब हम आते हैं यहां पर कॉपर ऑक्साइड को हम क्या किए, HCl के साथ अभिक्रिया कराए, ठीक है, कॉपर क्लोराइड मिला, जल मिला। अब कॉपर क्लोराइड जब बनता है तो इसका विलयन नीला होता है। अब हम आते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यानी कोई अधात्विक ऑक्साइड है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कोई भी गैसीय ऑक्साइड ले लेते हैं, तो उसका अगर किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो उस दशा में हमको लवण और जल ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराए तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिला, यानी यह चूने का पानी और जल मिला। अब हम आते हैं अगला हेडिंग पढ़ेंगे, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल तथा, हाँ, तो हम पढ़ेंगे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक के बारे में। कह रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी अगर कोई जलीय विलयन है उसमें अम्ल और क्षारक को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसको हम जानते हैं। कह रहा है कि अब जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कह रहा है क्या कि जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अब कह रहा है क्या कि H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्राप्त होते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि H+ आयन प्लस H2 जब हम, यानी इसके साथ जब हम H+ आयन के साथ जब जल को हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं
तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है। जैसे कि एक अभिक्रिया हम देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन मिलता है। अब कह रहा है क्षारक, यानी जलीय विलयन में क्षारक क्या करता है, तो जलीय विलयन में क्षारक जो है OH माइनस आयन बनाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षारक है जो जल के साथ मिलता है तो सोडियम प्लस OH, ठीक है, का ऋणात्मक आयन बनाता है। ठीक है, अब हम आगे जो है पढ़ेंगे जल के साथ अम्ल क्षारक मिलाते समय सावधानियां। अब हम पढ़ेंगे जल के साथ अम्ल तथा क्षारक को मिलाते समय सावधानियां, यानी हम जब क्या करेंगे, अम्ल को क्षारक में क्या करेंगे, मिलाएंगे, अम्ल को जल में या क्षारक को जल में मिलाएंगे तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कह रहा है कि हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। कह रहा है क्या, कभी भी अम्ल या क्षारक में जल को नहीं, जल में अम्ल और क्षारक को मिलाना चाहिए। यानी ये अम्ल है तो ये जल है, तो ये इसमें मिलाना चाहिए, न कि अम्ल है जल है तो न, ये मेथड रॉन्ग है, ये सही है। यानी जल में अम्ल और क्षारक को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यह क्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होता है। यह क्रिया जब हम क्या करते हैं, जल में अम्ल को या क्षार को मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा का लॉस होता है। इसलिए जो हम कांच के बर्तन में जिसमें मिलाते हैं उस बर्तन को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। ठीक है, यानी अम्ल और क्षारक को की प्रबलता को हम कैसे जानेंगे, तो कह रहा है किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता, किसी भी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों के सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, अम्ल व क्षारक की प्रबलता हमेशा एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी इसे हम pH स्केल भी कहते हैं। pH स्केल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं, यानी pH स्केल क्या होता है इसको जानेंगे। कह रहा है कि यह जो है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में, यह सूचक कोई विलयन है उसमें हाइड्रोजन के आयनों की विभिन्न सांद्रता को, यानी अलग अलग विलयन को, अलग अलग सांद्रता को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करके यह बताता है कि यह क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, pH स्केल के बारे में। चलिए pH स्केल का भी डायग्राम बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। pH स्केल क्या है, तो pH स्केल जो है क्षारीय तथा अम्लीय गुण प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह एक pH स्केल है जिस पर 0 से लेकर 14 तक मान अंकित है। ठीक है, यह क्या करता है कि H प्लस आयनों, मतलब हाइड्रोजन के आयनों को पढ़कर और बताता है कि विलयन का प्रवृत्ति कैसा है, उदासीनीकरण है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो हम देखते हैं यह एक pH स्केल है। ठीक है, अगर किसी विलयन का मान, ठीक है, 7 है तो वह जो है विलयन क्या है, उदासीनीकरण है और वह क्या होगा, लवण होगा, वह लवण होगा। अगर किसी विलयन का मान, ठीक है, pH मान क्या है, 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा, तथा अगर उस विलयन का मान 7 से क्या है, कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, यानी अम्लीय विलयन के आयनों में हाइड्रोजन का प्लस आयन
उपस्थित होता है, जबकि क्षारीय में OH का माइनस आयन उपस्थित होता है। अब हम आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे। उससे पहले फिर से एक बार हम देखते हैं कि हमारा अम्लीय और क्षारीय को हम इस स्केल पर कैसे पता करेंगे। यह जो है कलर, इसमें कलर होता है, इधर जो है नीला होता है, बीच में पीला होता है, ठीक है, इधर लाल होता है, ठीक है। यानी जिसका यह जो कलर पर अभी हमने ऊपर बताया भी कि कलर पहचान कर ये जो सार्वभौमिक मानक है यह बताता है। यानी अगर जिसका पीएच मान बहुत कम होगा, सबसे कम होगा, 0 होगा, तो उसका कलर लाल होगा, और जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका नीला होगा, जबकि उदासीन का पीला होता है, ठीक है। इधर बढ़ता जाएगा हरा, हल्का नीला, नीला नीला, पूरा नीला, और इधर पीला, हल्का लाल लाल, और एकदम गाढ़ा लाल की तरफ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का मान, पीएच मान का महत्व। करें हमारा शरीर जो है 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, ठीक है। अगर इसके बीच में 7 से 7.8 के बीच में अगर हमारे शरीर का पीएच मान रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम या इससे ज्यादा होता है तो हमारा शरीर क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। वर्षा का जल जो है, जब इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, यानी इसका पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह वर्षा अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का कलर जो है क्या होता है, हल्का हल्का पीला पड़ने लगा है, आप लोग जानते हो, क्योंकि ताजमहल जो है संगमरमर का था और ये एकदम सफेद था, लेकिन अम्लीय वर्षा के कारण जो है इसका कलर हल्का पीला पड़ने लगा है। अब करें मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक कम होता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, दांतों का क्षय शुरू हो जाए। मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारे मुंह के दांत क्या होते हैं, गलने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमें भोजन के बाद या, ठीक है, जो है ब्रश और कुल्ला जरूर करना चाहिए, रात को सोते समय ब्रश और कुल्ला जरूर करना चाहिए, ठीक है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, ठीक है। मधुमक्खी जब किसी को काट लेती है तो बहुत जलन होता है, तो यह किसके कारण होता है, तो मधुमक्खी जब काटती है तो यह एक अम्ल छोड़ती है जिसे मैथोनिक एसिड कहते हैं, मैथोनिक अम्ल कहते हैं। यह अम्ल छोड़ती है जिसके कारण जलन होता है। यह मैथोनिक एसिड जो है हमारे शरीर के सेल्स को मारना शुरू करते हैं जिसके कारण जलन शुरू होता है। अब कह रहे हैं कि फसलों के लिए जो है अच्छी उपज के लिए पौधों को एक अच्छे पीएच मान की आवश्यकता होती है, एक अच्छे पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक है। अलग अलग पौधों को अलग अलग पीएच की आवश्यकता होती है जिससे वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में और अंतिम वीडियो में हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए। थैंक यू।